नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी साथियों का इस आयु विक्ट्री एजू हब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और लगातार हमारी क्लासें जारी हैं। उससे पहले भी लगातार हमने क्लासें अपलोड कर दी हैं, पिछले महीने की भी कर दी है। अब देखिए, ये राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, उसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की भी क्लासें डाल चुके हैं। अगर आप राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो वो भी क्लासें जाके जरूर देखिएगा। नहीं तो फिर ये राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो कि भारत में किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो ये करंट अफेयर्स की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के साथ में हमने अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी साथ में आने वाला है, ठीक है ना। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों को मिला के ही राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास बनाई गई है। 80 प्लस क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन। अगर आप थ्योरी वाली क्लास ना भी देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने वो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट जितने भी बन सकते हैं वो सारे के सारे इस क्लास के अंदर ऐड कर दिए गए। क्वेश्चन के अलावा मैंने आपको बता दिया कि जो भी जहां पर भी फैक्ट अगर इंपोर्टेंट है उसको भी साथ में ऐड कर दिया गया है। ज्यादा लेंथी क्लास नहीं बनाई गई है, एकदम एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट जो भी इंपोर्टेंट चीज थी वो सब इसके अंदर ऐड कर दी गई है। तो ज्यादा समय को आपको ध्यान में रखते हुए ज्यादा क्लास फिर तो लंबा टाइम हो जाएगा, इसलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जरूर आप इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप इस पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इस चैनल को भी आप अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्लास आपको कैसी लगे, अच्छी लगे तो जरूर एक मैसेज या फिर लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और हाँ, देखिए, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट, जितनी भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं उन सब के लिए इंपोर्टेंट होने वाली है अगस्त 2025 का जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो सारे के सारे इस क्लास के अंदर है। स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है और फर्स्ट भी इंपोर्टेंट है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ने की कोशिश ना करें, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। देखिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, आदर भूमि पर रामसर कन्वेंशन का 15वां, कौन सा 15वां है, कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2025 में कहां पर हुआ है। देखिए, आदर भूमि पर जो रामसर कन्वेंशन है, देखिए रामसर ये स्थान ईरान के अंदर है और इस पर अभी जो कोप 2025 जिसका 15वां सम्मेलन हुआ था, ये पूछ रहा है ये कहां पर हुआ था। क्या ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, जिम्बाब्वे के अंदर, या फिर इटली, या फिर पाकिस्तान। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है ये सम्मेलन हुआ कहां था। उसके अलावा आप देखिए, ये तो इस क्वेश्चन का तो आंसर जिम्बाब्वे होगा भाई। क्या होगा, जिम्बाब्वे होगा। जिम्बाब्वे के अंदर वर्तमान में के अंदर यहां पर इसका क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए, 15वीं बैठक थी जो कब हुई थी, 31 जुलाई 2025 को, ठीक है। 15वीं बैठक थी जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स, कहां पर हुई है, विक्टोरिया फॉल्स के अंदर हुई है। 14वां सीओपी जो कि 2022 के अंदर चीन के अंदर हुआ था। याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, ज्यादा अपने पीछे वाला इंपोर्टेंट नहीं है, इस साल वाला जो हुआ है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो ठीक है ना। उसके अलावा और देखिए, सीओपी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है वो 3 साल में एक बार होती है। 1971 के अंदर रामसर सम्मेलन हुआ था पहला, ये ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न आ चुका है। और ध्यान रखना, भारत है वो इसके अंदर फरवरी 1982 के अंदर शामिल हुआ, ठीक है ना। उसके अलावा इस वर्ष की जो थीम है वो हमारे साझा भविष्य के लिए आदर भूमि का संरक्षण, ईरान के रामसर शहर में। इंपोर्टेंट चीज यही है कि 2 फरवरी, यहां पर 2 फरवरी लिख रहा है, 2 फरवरी 1971 के अंदर ईरान के रामसर शहर के अंदर, ईरान के रामसर शहर के अंदर यह सम्मेलन आयोजित होता है। भारत, ध्यान रखना, फरवरी 1982 के अंदर इसके अंदर शामिल हो गया। वर्तमान में, ध्यान से सुन लेना, वर्तमान में भारत के अंदर 91 साइट है रामसर की, ठीक है ना, क्योंकि अभी बढ़े हैं 2 रामसर, राजस्थान से अभी मैनार जो उदयपुर वाला, और एक और है जो कि खींचन जो कि फलोदी वाला बन चुका है। उसके अलावा अभी राजस्थान से एक सिलिसेट झील जिसका प्रस्ताव भेजा हुआ है, तो 92 होने वाली है, लेकिन अभी वर्तमान में आज के दिन 91 साइट है भाई, ठीक है ना। इसके विषय आप ध्यान रखिए, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण 3 साल में एक बार होती है। इस साल कहां हुआ है, जिम्बाब्वे के अंदर हुआ। कौन से क्रम की, 15वें क्रम की, ठीक है। तो सब आपको पता होना चाहिए, जो भी आर्द्र भूमियां हैं उनका संरक्षण करना, ठीक है।
उसके अलावा देखिए ये 2022 वाली याद रहे तो ठीक है, नहीं तो नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस साल वाली ध्यान रखना। और रामसर दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2 फरवरी 1971 रामसर ईरान के अंदर इसका पहला सम्मेलन हुआ था। सेकंड प्रश्न देखिए, एससीओ का 25वां, कौन सा 25वां संस्करण जो कि 31 अगस्त से 1 सितंबर को कहां पर होगा? यानी कि अब हुआ है, होना था, अब हो, आज या कल 1 तारीख तक होने वाला है। तो अब ये यूएसए में हुआ या फिर चीन हुआ या फिर यूएई में हुआ या फिर भारत में हुआ, तो ये कहां पर होने वाला है? तो एससीओ का ये सम्मेलन कहां पर होगा? तो ये ध्यान रखना, ये चीन के अंदर होने वाला है। कहां पर? चीन के अंदर, चाइना के अंदर ये होने वाला है। देखिए ये 24वीं, ये 25वां है, लेकिन आप पीछे वाला देखिए 24वां जो है कजाकिस्तान के अस्ताना के अंदर हुआ था। बेलारूस एससीओ का देखिए 10वां सदस्य। बेलारूस एससीओ में पहले कितने 9 सदस्य थे, 10वां सदस्य एससीओ बन गया। एससीओ की स्थापना देखिए 1996 के अंदर संघाई 5 यानी संघाई 5 के नाम से, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान यानी कि एससीओ 5 के नाम से इसकी स्थापना 1996 के अंदर की गई। और एससीओ में 2001 में संघाई, जिसमें उज्बेकिस्तान को भी 6ठे सदस्य के रूप में शामिल कर दिया गया। प्रश्न आता है संघाई सहयोग संगठन, यहां से प्रश्न आता है, इसलिए आप ध्यान रखना। ईरान 2023 के अंदर 11वां सदस्य बन गया है और एससीओ का सचिवालय बीजिंग के अंदर है। इंपोर्टेंट जितने फैक्ट थे सब याद कर लीजिएगा। एससीओ की 25वीं बैठक जो कि इस साल हुई है वो कहां पर हुई है? चाइना के अंदर हुई है। उसके अलावा जो इसका स्थापना की गई थी संघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना की गई, जिसके अंदर चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ये सभी मध्य एशिया के देश हैं। इनसे मिलकर ही इसका एससीओ का स्थापना हुई थी संघाई 5। फिर बाद में कौन सा देश आता है? देखिए उज्बेकिस्तान, जिसको 2001 के अंदर शामिल कर दिया गया। उसके बाद में 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए। ये भी ध्यान रखना भाई, 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके अंदर शामिल हुए। एससीओ का सदस्य है भारत पाकिस्तान। ईरान 2023 में शामिल हुआ, जबकि बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य। वर्तमान में एससीओ के अंदर कितने देश हैं? 11 देश है। कितने हैं? 11 देश है। अब देखिए 11 देश है, 10वां देश बेलारूस है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। 11 देश है। 2017 के अंदर भारत और पाकिस्तान शामिल हुए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2023 के अंदर ईरान शामिल हुआ। तो एससीओ के बारे में जितनी जानकारी है आपको पूरी की पूरी पता होनी चाहिए। एक तो एससीओ की स्थापना 1996, ठीक है। वर्तमान में कितने सदस्य? 11 सदस्य। भारत कब शामिल हुआ? पाकिस्तान भारत 2017। ईरान कब शामिल हुआ? 2023। ईरान कौन सा सदस्य है? 11वां सदस्य है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और 10वां सदस्य कौन सा था? बेलारूस था। यहां तक आपको सबको पता होना चाहिए। लेकिन स्थापना के समय इसमें कितने सदस्य थे? ये इंपॉर्टेंट है, 5 सदस्य थे। उसके बाद में उज्बेकिस्तान जो कि 6ठा सदस्य शामिल हुआ था, ठीक है। उसके बाद में जो लगातार शामिल हो रहे हैं 7वां 8वां ये हो गया, ठीक है ना। तो ये अब आगे, तो यहां तक आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। अगला देखिए, भारत ने 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? क्या गोल्ड जीता, कांस्य जीता, सिल्वर जीता या फिर कोई नहीं जीता? तो आपको बताना होगा। भारत ने 2025 का जो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप हुई है, इसके अंदर कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो यह आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, मिस्र काहिरा के अंदर यह प्रतियोगिता आयोजन हुई थी। पुरुष और महिला एकल स्पर्धा में 21 और 26 जुलाई को हुई थी, ठीक है। टीम चैंपियनशिप जो कि 27 से 1 अगस्त तक 2025। 19 वर्ष से कम आयु के पुरुष और महिला स्क्वैश खिलाड़ी, मतलब 19 वर्ष से ये कम ही प्रतियोगिता थी। अब देखिए, भारतीय पुरुष टीम जिसको कांस्य पदक जीता, 13 साल के इंतजार के बाद में इन्होंने जीता है। किसने? 13 साल इंतजार के बाद में भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीत के आई है। किसके अंदर? जूनियर स्क्वैश के अंदर। अनाथ सिंह जी द्वारा महिला एकल स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता। भारत का यह दूसरा कांस्य है। भारतीय पुरुष टीम दोहा कतर 2012 संस्करण कांस्य पुरस्कार। उसके पहले देखिए, भारतीय पुरुष टीम दोहा कतर 2012 के अंदर जीत चुकी थी। इसके बाद में जो अब भी जीता है वो भारतीय अनाथ सिंह द्वारा महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। यह आपको पता होना चाहिए। 13 साल इंतजार के बाद में हमने ये पदक जीता है। और ये प्रतियोगिता हुई कहां पर थी? तो ये प्रतियोगिता मिस्र की राजधानी काहिरा के अंदर हुई थी। तो कांस्य पदक जीता है भारत ने। 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ये 13 साल बाद में जीता है, क्योंकि पहले 2012 के अंदर हमने दोहा कतर वाले में जीता है। इस साल हमने
मिस्र कायरा के अंदर जीता। 4 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 107वां इंपोर्टेंट है सदस्य कौन बना है? बेलारूस, मोल्दोवा, मैक्सिको और फ्रांस। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय है ना भारत के अंदर है, ये एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत के अंदर है, और इसका जो 107वां सदस्य है वो मोल्दोवा बना भाई, मोल्दोवा, ठीक है, मोल्दोवा बना है। मोल्दोवा देखिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना गठबंधन से। मॉरिशस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, जो पहला अफ्रीकी देश है जो कि मॉरिशस, जो कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में शामिल हुआ है। भारत आईएसए का सह संस्थापक, यानी कि जब स्थापना हुई उस समय भारत और फ्रांस ने तो स्थापना की थी, और नवीनतम सदस्य में पनामा है, स्पेन है, पराग्वे गणराज्य, नेपाल है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका 2015 में स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा, सहयोगी देश फ्रांस था। देख लीजिए भारत और फ्रांस ने पेरिस COP 21 के आयोजन के बाद में और इसकी स्थापना की थी, और वर्तमान के अंदर इसमें 124 सदस्य है, ठीक है ना, 124 सदस्य हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसके अंदर 107वां सदस्य कौन है? ध्यान रखना, मोल्दोवा है। मोल्दोवा देश है, लेकिन उसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा मोल्दोवा है, इसकी स्थापना भारत और फ्रांस के सहयोग से हुई है। कब हुई? 2015 के अंदर। कौन से कोप के आयोजन के बाद हुई थी? COP 21 पेरिस समझौता, ठीक है ना। तो यहां तक आपको कंप्लीट याद होना चाहिए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा। हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो सब ऐड कर दिए गए, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतरराष्ट्रीय हो। रेलवे सुरक्षा बल की पहली इंपोर्टेंट भाई, पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? रेखा शर्मा, सोनाली मिश्रा, या फिर पायल खत्री, या फिर सोनम जांगीड़। तो कौन बनी है? ध्यान रखिएगा, ये पहली है इसलिए इंपोर्टेंट है। सोनाली मिश्रा है वो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है, ठीक है ना। और कब बनी है? देखिए 1 अगस्त 2025 को सुश्री सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक बना दिया गया है। सोनाली मिश्रा इस बल की कमान संभालने वाली पहली महिला है, ये इंपोर्टेंट है भाई। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना 1954 में होती है, इसका अधिनियम 1957 का है, और ये केंद्रीय मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। ये ठीक है, आप जानकारी लेनी चाहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रेलवे सुरक्षा बल की जो पहली महिला महानिदेशक है वो कौन नियुक्त हुई है? ध्यान रखना, सोनाली मिश्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी बनी? सैम बहादुर, बारहवीं फेल, आत्मा पंपलेट, या फिर नाल। कौन सी फिल्म है जो कि 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का कौन सी बनी है? तो ये बनी है, आप सबको पता होगा, बारहवीं फेल, ठीक है ना, बारहवीं फेल बनी है, ठीक है ना। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड तो बारहवीं फेल हिंदी को दिया गया, ठीक है। इसके निर्देशक थे विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया शाहरुख खान। फिल्म कौन सी थी? जवान। विक्रम में से फिल्म बारहवीं फेल। 2 जने हैं, 2 व्यक्ति हैं, एक तो शाहरुख खान, एक विक्रम मैसी। अभिनेत्री में रानी मुखर्जी, फिल्म मिसेज है, और चटर्जी वर्सेस नॉर्वे हिंदी के लिए। रानी मुखर्जी याद रख सकते हैं, शाहरुख खान याद रखना है, एक विक्रम मैसी। सबसे इंपोर्टेंट तो आपको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म याद होनी चाहिए, वो है बारहवीं फेल, और इसके कौन है निर्देशक? विनोद। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म नाल 2 है जो कि मराठी है, तो ये भी आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन आपको सबसे इंपोर्टेंट 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंदर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड है वो बारहवीं फेल को दिया गया। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पूछे तो सुदीप्तो सेन, फिल्म द केरला स्टोरी हिंदी के लिए इसमें दिया गया है। अगर याद रखना चाहे तो किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म तो आशीष बेड़े की फिल्म है आत्मा पंपलेट, जो कि मराठी भाषा की। ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इससे पहले वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। 7वां प्रश्न देखिए, वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान पर रहा है, या फिर कौन सा स्थान हासिल किया? 24वां, 26वां, 23वां, या फिर 25वां? कौन सा स्थान हासिल किया है बेंगलुरु ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर? तो ध्यान रखिएगा, यह स्थान इन्होंने 26वां स्थान हासिल किया। किसने? बेंगलुरु ने। बेंगलुरु ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स के अंदर 2025 वाले में 26वां स्थान हासिल किया है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 बेंचमार्क रिपोर्ट के अनुसार प्रकाशित करता है मार्केट रिसर्च, ठीक है ना, फर्म काउंट
काउंटर एक्सप्लॉइट रिसर्च, बेंगलोर इस साल 26वां स्थान रहा है। सिंगापुर एआई शहर के रूप में शीर्ष पर यानी कि फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर रहा है, और अपने भारत की ओर से बेंगलोर जिसका स्थान 26वां स्थान रहा है, 26वीं रैंक रही है, तो यह आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कौन से क्रम, ये देखिए यहां पर क्रम ये वाला है भाई, ठीक है ना, यहां पर न भी है, कौन से क्रम का कार्यभार संभाला है? 42वें, 47वें या फिर 40वें या फिर 48वें, तो कौन सा होगा? तो इन्होंने अभी हाल ही में संजय वात्स्यायन ने 47वां क्रम के रूप में पद संभाला। पद क्रम ध्यान रखिएगा, प्रश्न सबको पता होता है कि संजय वात्स्यायन ने पद धारण किया है, लेकिन क्रम कोई याद नहीं करके जाता है, और यही सबसे टफ प्रश्न बनता है। वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, यह भी आपको पता होना चाहिए। भारत के नेवी के जो प्रमुख हैं, जो कि 26वां क्रम है इनका, और कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि नौसेना के प्रमुख है। दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें, दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें हैं प्रमुख, वर्तमान नौसेना के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि 26वें क्रम है, लेकिन यह आपको पता होना चाहिए। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन जो कि 47वें क्रम के। चलें आगे, नवा प्रश्न है, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जो कि भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं, कौन सा क्रम है? 41वां, 48वां या फिर 45वां या फिर 40वां, तो इनका कौन सा क्रम होगा? इनका कौन सा क्रम होगा? लेफ्टिनेंट पुष्पेंद्र सिंह का 48वां क्रम है। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जो कि भारतीय सेना, अभी पीछे वाले में 47वां, अब इस बारे में 48वां, अब की बार भारतीय सेना जिसके उप प्रमुख बने, ठीक है ना, 48वां क्रम है। अब देखिए लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम जो कि 47वें सेवानिवृत्त हुए, इनकी जगह इन्होंने पुष्पेंद्र सिंह ने ली है, और वर्तमान में सेना अध्यक्ष जो कि सेना के हेड कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जो कि सेना के हेड है, और ये कौन से क्रम के? 30वें क्रम के। कौन से क्रम के? 30वें क्रम के भाई, ये 30वें क्रम के हैं। कौन? उपेंद्र द्विवेदी जो कि सेना के प्रमुख है, ये 30वें क्रम के हैं सेना प्रमुख। चलिए आज का 10वां क्वेश्चन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किसको कैंसरकारी घोषित किया है? हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी या फिर हेपेटाइटिस ए, कौन सी वो रोग को WHO ने हाल ही में कैंसरकारी रोग घोषित कर दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये हेपेटाइटिस कौन सा है? डी वाला, हेपेटाइटिस डी वाले को क्या घोषित कर दिया गया है? कैंसरकारी। देखिए लीवर कैंसर, लीवर का कैंसर है ये, संक्रमित रक्त, असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित इंजेक्शन, जन्म के दौरान मां से बच्चे में फैलता है, ये इसके लक्षण है। ध्यान रखना, ये इसके लक्षण दे रखे हैं, ये लक्षण है तो ये हो जाता है। अच्छा सॉरी, मतलब लक्षण तो यहां पर लिख रखा है, ये तो किस कारण से होता है, कारण बता रखा भाई, कारण, ठीक है ना, लक्षण यहां पर दे रखे, ये कारण है कि इन कारणों से ये रोग फैल सकता है। थकान, मतले, पेट में तकलीफ, गहरे रंग का पेशाब या फिर रोकना। अब देखिए ये तो यहां के लक्षण हो गए, अब इसको रोका कैसे जा सकता है? तो हेपेटाइटिस बी का क्या लगा जाता है? टीका लगाया जाता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसको कैंसरकारी घोषित किया गया है? तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, ध्यान रखना, यह प्रश्न आ सकता है। 11वां प्रश्न देखिए, भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने लॉन्च किया? वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग या फिर नीति आयोग? ये भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना, ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग आप सबको पता है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अब देखिए अग्रणी राज्य भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में ये जारी किया है, तो इसके अंदर अग्रणी राज्य में दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ 3 रहे, लेकिन निष्पादक श्रेणी में कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा रहे। आकांक्षी श्रेणी में ओडिशा और राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और लद्दाख। 2023 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहनों का करना होगा, 30% तक इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदना सरकार का ये लक्ष्य रखा गया है। 2070 तक ये कितना करते हैं, ये 2070 या नहीं है, ठीक है, 2023 तक 30%। तो आप ये ध्यान रखना, अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़, जिसमें ये फर्स्ट है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के अंदर, ठीक है ना। और 2030 तक सरकार का लक्ष्य रखा कि हमने 30% इलेक्ट्रिक वाहन कर देंगे, ठीक है ना।
लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। 12वां क्वेश्चन देखिए, अपनी बुनाई को जाने अभियान 2025 का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय, उद्योग विभाग, या फिर कोई नहीं, ये उद्योग है, उद्योग थोड़ा गलत लिख रखा है। अब देखिए ये किस मंत्रालय ने किया है, तो ध्यान रखिएगा ये केंद्रीय कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। किसने स्टार्ट किया? अपनी बुनाई को जाने अभियान 2025, जो कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के अंदर किया गया है। अब देखिए पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो कि 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था, ठीक है। 11वां जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो इस साल 1 से 7 अगस्त 2025 को मनाया गया, 11वां, इस साल जो है वो 11वां है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने ही तो ये घोषित किया है कि अपनी बुनाई को जाने अभियान इसी ने स्टार्ट किया। राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी नई दिल्ली द्वारा इसको आयोजन किया गया है। इसका जो 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। लेकिन यह अगर सीधा डायरेक्ट पूछे कि कौन सा मंत्रालय, तो आपको केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय करना, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को ट्रिपेनोसोमियासिस निंद्रा रोग, ध्यान रखना ये नींद की बीमारी है भाई, और मुक्त घोषित कर दिया? किस देश को अब कभी नींद की मुक्त बीमारी निंद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया? सोमालिया है, केन्या है, नाइजर है, या फिर घाना है? वो कौन सा देश है जिसको निंद्रा रोग से मुक्त कर दिया है? तो वो देश है आपके केन्या। केन्या देश अगस्त के अंदर इसको निंद्रा रोग मुक्त घोषित कर दिया है। WHO के जो अभी वर्तमान के अंदर जो महानिदेशक हैं वो टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस है भाई, ठीक है ना। आप याद कर लेना WHO को, टेड्रोस। हालांकि टेड्रोस अधनोम याद कर ले तो भी आगे मिल जाता है, लेकिन पूरा याद रखना चाहे तो टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। जॉर्जिया 2025 में मलेरिया से मुक्त हुआ था, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। सूरीनाम मलेरिया मुक्त हो चुका है, पहले हो चुके भाई, ठीक है ना। जॉर्जिया 2025 में हुआ है, सूरीनाम मलेरिया मुक्त हुआ है। भारत 2025 को मलेरिया को शून्य करने का लक्ष्य रखा है, और 2030 तक हम क्या कर देंगे, एकदम मलेरिया मिटा देंगे। मतलब पूरी तरह से मलेरिया से भारत 2030 तक होने वाला है एकदम शून्य। लेकिन शून्य अभी 2025 तक का है, हमने शून्य कर देंगे, लेकिन अभी 2030 तक हम पूर्ण एकदम मलेरिया मुक्त होने वाले हैं। तो ध्यान रखने का, अगस्त 2025 के अंदर निंद्रा रोग से मुक्त देश किसको किया गया? केन्या को किया गया। 14वां प्रश्न देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो कौन सा देश है? सोमालिया, नेपाल, नाइजर, जर्मनी। वो कौन सा देश है जिसको रूबेला मुक्त रोग घोषित कर दिया है? ये अब वहां पर रूबेला के कोई क्या नहीं मिले, कोई सबूत या फिर वहां पर कुछ भी अब साक्ष्य या फिर ऐसे लक्षण नहीं मिले। वो देश है नेपाल। नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसकी स्थापना 1948 जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय, वर्तमान में 194 देश हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? चलिए 15वां प्रश्न देते हैं। हाल ही में अपना अपना सिनसिनाटी ओपन खिताब किसने जीता? पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब किसने जीता? सोमालिया ने, कार्लोस अल्कराज ने, जेनिक सिनर, राफेल नडाल। तो इसका कौन होगा इसका? तो ध्यान रखना ये कार्लोस अल्कराज है। इन्होंने इस अपना पहला सिनसिनाटी अवार्ड या फिर ओपन खिताब जीता है। महिला श्रेणी में देखिए ईगा स्विटेक ने जीता है, ठीक है ना। महिला श्रेणी के अंदर सिनसिनाटी ओपन जो कि ईगा स्विटेक ने जीता है, और ये यूएसए के अंदर हुआ था टेनिस, और संस्करण इसका 97वां महिला वाला था, 124वां पुरुष वाला था। आपको ज्यादा याद न रहे तो आप इतना याद रखें, अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जो कि पुरुष कैटेगरी के अंदर कार्लोस अल्कराज है, जबकि महिला वाली में ईगा स्विटेक है। ये दोनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। 16वां प्रश्न, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता? रिया सिंह, तानिया शर्मा, मनिका विश्वकर्मा, अमेसी कौशिक। तो ये मिस यूनिवर्स इंडिया है जिसका आयोजन, ध्यान रखना ये सेकंड चरण है, और इसका सेकंड चरण का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया था भाई। ये दूसरा संस्करण था, जयपुर के अंदर इसका आयोजन 18 अगस्त 2025 को हुआ था,
और यह अवार्ड जो जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया वाला खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। अब जो 74वां मिस यूनिवर्स जो कि थाईलैंड के अंदर होने वाला है, इसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन? मनिका विश्वकर्मा, जो राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं? गंगानगर से। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट यह है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है और यह प्रतियोगिता जिसका दूसरा संस्करण अभी जयपुर के अंदर हुआ था, लेकिन अब जो थाईलैंड के अंदर नवंबर के अंदर होने वाली है मिस यूनिवर्स, उसके अंदर यह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न देखिए। उससे पहले देखिए 17वें प्रश्न से पहले, मिस यूनिवर्स आज तक सुष्मिता सेन है 1994 में, लाला दत्ता 2000 में बनी, हरनाज संधू जो कि 2021 में बनी थी। उसके अलावा देखिए मिस वर्ल्ड का खिताब रीता फारिया 1966, ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन 1997, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000 और मानुषी चिल्लर 2017 में जीता था। तो ये भी आपको याद रख सकते हैं। देखिए 17वां प्रश्न, हाल ही में आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर कौन बनाने जा रहा है? देख लीजिएगा, आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत 2030 तक चंद्रमा के ऊपर एक परमाणु रिएक्टर बनाने जा रहा है और वो देश कौन सा है? तो देख लीजिएगा, वो देश अमेरिका है। वहां की कंपनी अंतरिक्ष एजेंसी जो कि नासा, अमेरिका की है या नासा, ठीक है ना, यह बनाने जाएगी। नासा जिसकी स्थापना ध्यान रखना 1958 29 जुलाई 1958 है। नासा का अपोलो मिशन अपोलो 11 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम मानव मिशन था। देखिए अमेरिका की ओर से चंद्रमा पर जो भेजा गया था वो अपोलो 11 मिशन, यानी कि अपोलो मिशन अपोलो 11 वान के द्वारा वहां पर भेजा गया था। अब वापस से वो चंद्रमा पर क्या बनाने जा रहा है? अब की बार चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर बनाने जा रहा है। कौन? नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, भारत की इसरो है। अब आप कमेंट करके बताइएगा जाक्सा किस देश की है अंतरिक्ष एजेंसी? हाल ही में संविधान के किस भाग में संशोधन करने के लिए 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया? भाग 6, भाग 3, भाग 4, भाग 5। अब ये कौन सा भाग होगा? ए और बी, बी और सी, ए और डी और ए और सी। तो देखिए अब 130वां संविधान संशोधन आया है अभी हाल ही के अंदर। अब ये बिल है भाई, ठीक है ना, अब ये कानून नहीं बना है और ये बिल आया है और इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है, अगर राज्य का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, केंद्र और राज्य दोनों के मंत्री, ठीक है ना, अगर ऐसा कोई गंभीर अपराध या फिर आपराधिक मामलों के अंदर भ्रष्टाचार है या फिर 6 साल या फिर 5 साल से अधिक की सजा के अंदर अगर अंदर जाते हैं और 30 दिन तक अगर जेल के अंदर रह जाते हैं तो 31वें दिन क्या होगा? उनका पद रिक्त माना जाएगा। यही इसके अंदर प्रावधान किया गया है। अब देखिए ये बिल लाया गया है, लेकिन अब पास होगा, उसके बाद में क्या बनने वाला है? कानून बनने वाला है, अधिनियम बनने वाला है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में। लेकिन अब तक इसके अंदर 6ठा भाग और 5वां भाग यानी कि ए और डी, इन दोनों के अंदर संशोधन करना होगा, क्योंकि यह राष्ट्रपति क्या, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अब अनुच्छेद के अंदर भी बदलाव होने वाला है, 75 एक के अंदर भी होने वाला है, 164 एक के अंदर भी होने वाला है, उसके अलावा 139 ए और ये ए, इसके अंदर तीनों के अंदर बदलाव होने वाला। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये वाला बदलाव होगा इन्हीं अनुच्छेदों से। और अब तक भारत के अंदर नवीनतम 106वां संविधान संशोधन हो चुका है, यह अधिनियम बन चुका है 106, ठीक है ना, और ये 106वां बन चुका है। तो आप बताइएगा 106वां संविधान संशोधन कौन सा वाला था, क्या था इसके अंदर, ये आपको बताना कमेंट करके। हाल ही में किस देश में वर्ष 2036 तक वेनेरा डी शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ध्यान रखना, वेनेरा डी शुक्र मिशन इंपोर्टेंट है 2036 तक। चीन, जापान, यूएसए और एक कौन सा देश है? रूस। तो कौन सा वो देश है जिसने कहा है कि हम शुक्र मिशन, जो कि शुक्र ग्रह पर हम जाने वाले हैं, अपना 2036 का जो मिशन है, तो ध्यान रखना वो देश है रूस। रूस देश ने कहा है कि हम 2036 तक वेनेरा डी शुक्र मिशन लॉन्च करने वाले हैं शुक्र के लिए। भारत इसरो का शुक्र ग्रह पर शुक्रयान भेजा है और सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह भी किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। भारत की ओर से शुक्र ग्रह के लिए कौन सा, शुक्र ग्रह पर कौन सा मिशन भेजा गया था? शुक्रयान। अब ये कौन भेज रहा है? ये रूस भेज रहा है भाई, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तीसरी बार अध्यक्ष कौन बने? तीसरी बार अध्यक्ष बने सॉरी ये चीन नहीं है, राजेश टंडन, प्रमोद कुमार, अजय सिंह। 3 ऑप्शन से बना दीजिए, ऊपर वाला आएगा
गलत लिख दिया गया, हटाना था भी। तो ध्यान रखिएगा, ये अजय सिंह जी है, वो तीसरी बार किसके बने, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष बने। पहली बार 2016 में बने थे। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह जी भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पहली बार अजय सिंह 2016 में बने थे। 21वां प्रश्न, भारत का पहला 100% इंपोर्टेंट है, पहला जहां भी मिले वो इंपोर्टेंट लगा लेना, और ये तो इंपोर्टेंट भाई। 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? 100% डिजिटल साक्षर, 100% डिजिटल साक्षर पूछ रहा है। पहले डिजिटल तो वो वैसे भी था, साक्षर में तो वो पहले भी आ चुका था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और पंजाब। कौन सा वो राज्य है? तो ये सबको पता होगा, केरल इस चीज में सबसे आगे भाई, साक्षरता में भी आगे हैं, अब डिजिटल 100% डिजिटल में भी आगे हैं। 5 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु का कोई भी कंप्यूटर चलाना या फिर इंटरनेट, 5 वर्ष से अगर अधिक कोई व्यक्ति है या बच्चा है, अगर वो इंटरनेट या फिर मोबाइल वगैरह ये फिर चला रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, इंटरनेट यूज कर रहा है, तो फिर वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। कहां पर? भारत में, केरल के अंदर। केरल में सबसे ज्यादा 5 वर्ष से अधिक क्या चला रहे हैं? कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। डीजी केरलम, इस अभियान चलाया गया जो 2023 में स्टार्ट हुआ था। डीजी केरलम, इस अभियान के तहत, डीजी केरलम 2023, इस अभियान के तहत ही केरल को इसके तहत यह दर्जा मिला है। अब केरल पूरी तरीके से 100% डिजिटल हो गया भाई। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में शर्मा की जीवनी शामिल है। एनसीईआरटी के अंदर किसकी पाठ्यक्रम में शर्मा की जीवनी शामिल है? तो देखिए कौन कौन से किसकी जीवनी शामिल की गई है, वहां पर ऐसा लिखना था। यहां पर एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में यहां पर किसकी जीवनी शामिल की है, ये ऐसे लिखना है। और देखिए, मोहम्मद उस्मान, फील्ड मार्शल सैम मोनेक्सा, मेजर सोमनाथ शर्मा, या फिर सभी सही है? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के अंदर सभी सही हैं, क्योंकि इसकी भी शामिल की गई, इनकी भी शामिल की, इनकी भी शामिल, तीनों के जीवन और बलिदान की कहानियां हैं वो कक्षा 7 और 8 के अंदर शामिल कर दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद उस्मान, फील्ड मार्शल सैम मोनेक्सा, मेजर सोमनाथ शर्मा, इन तीनों की जो जीवन की कहानियां हैं वो तीनों की तीनों किसमें शामिल कर दी गई? एनसीईआरटी की बुक 7 और 8वीं का। 23वां प्रश्न, देश में पहले, इंपोर्टेंट भाई, पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है? पंजाब, हरियाणा, गोवा, जम्मू कश्मीर। पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन कहां पर होने जा रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये पहले है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर से शुरुआत हो रही है इनकी। पहले जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। देखिए 21 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में हुआ था। शुभंकर हिमालयन किंगफिशर, शुभंकर ध्यान रखना, हिमालयन किंगफिशर। 5 प्रमुख जल खेल होने वाले, कैंगिंग, कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है आपको, शुभंकर कौन सा है? तो हिमालयन किंगफिशर, हिमालयन किंगफिशर, हिमालयन किंगफिशर। बाकी वाले गेम वगैरह याद ना आ रहा तो ठीक है, लेकिन 5 बता देना कि जल खेल कितने थे? तो 5 थे। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनने जा रहा है? देखिए पहला तो बन चुका था, मुंबई, यूपी, बेंगलुरु, जयपुर। तो ये कहां पर बनने जा रहा है? देश का सबसे बड़ा स्टेडियम। तो देखिए अब तक जयपुर का आ रहा था, लेकिन अब है ना, बेंगलुरु ने ये घोषणा कर दी है कि अब हमारे यहां पर देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा, क्योंकि पहला जयपुर का चौक वाला 2nd नंबर पर था, और जो गुजरात के अहमदाबाद में बना हुआ है मोटेरा या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो फर्स्ट स्थान रखता है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। देखिए 25वां प्रश्न है, हाल ही में भारत में चांदीपुर परीक्षण रेन से कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6। तो कौन सी है वो? भारत ने चांदीपुर परीक्षण से कौन सी वो मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण कर लिया है? तो वो अग्नि 5 है, अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर दिया है। देखिए 20 अगस्त 2025 को ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण से बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। 5000 किलोमीटर क्षमता है इसकी, और रक्षा अनुसार यानी कि डीआरडीओ ने बनाया इसको, डीआरडीओ ने इसकी स्थापना की है, ये आपको पता होना चाहिए। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत ही इसकी स्थापना हुई है। और ये कार्यक्रम कब बना था? ये मिशन कब हुआ था लॉन्च? 1983 में। और ये सबसे इंपोर्टेंट, सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली है। एक तो इंपोर्टेंट ये ध्यान रखना, अरे भाई अग्नि हमेशा, आग हमेशा हम जमीन के ऊपर ही तो लगा रहे हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं।
तो अग्नि 1770 है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण किसने किया? डीआरडीओ ने किया है। उसके अलावा ओडिशा के अंदर इसको छोड़ा गया। बैलिस्टिक मिसाइल है किस कार्यक्रम के तहत? तो ध्यान रखना आईजीएमडीपी, इस कार्यक्रम के तहत इसका विकास हुआ। एकीकृत निर्देशित मिसाइल गाइड विकास कार्यक्रम, ठीक है। 26वां प्रश्न, मिशन सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है? थल रक्षा प्रणाली, जल रक्षा प्रणाली, हवाई रक्षा प्रणाली या किसानों की आय को दुगुना करना? तो यह आपको पता होना चाहिए। अभी हवा रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। 2035 तक भारत खुद अब स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली का विकास करने वाला है, क्योंकि ड्रोन जैसे जो इजराइल के अंदर आयरन ड्रोन पद्धति है, उसी हिसाब से भारत के अंदर भारत खुद अब हवाई रक्षा प्रणाली के अंदर कुछ न कुछ ड्रोन जैसी या फिर हवाई सुरक्षा को कैसे निपटा जाए उससे संबंधित मिसाइलें या फिर उसके अंदर कुछ हथियार वगैरह तैयार करने वाला है, वो भी स्वदेशी। विशेष तौर से ड्रोन का निर्माण होने वाला है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणायन 2025 को प्रारंभ किया है? गोवा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो कहां पर हुआ है? तो ये आप ध्यान रखना, जो ड्रोन आधारित प्रतियोगिता थी ये सूर्य द्रोणायन 2025 जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजित हुआ है। भारतीय सेना का सूर्य कमान, ये भारतीय सेना का ये सूर्य कमान है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। उद्देश्य क्या था? अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक का उपयोग करना, रक्षा क्षेत्र में नवाचार करना, इसी उद्देश्य से यह प्रतियोगिता करवाई गई थी। लगभग 10,700 फीट के ऊपर ये ड्रोन उड़ाए गए और यहां पर कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न 28वां, केंद्र सरकार ने सिंताणु तेजस MK1A की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ की डील मंजूर की है? देखिए अब नए सिंताणु तेजस और बनाने की डील मंजूर हुई है हेल के साथ में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 72,000 करोड़, 60,000 करोड़, 52,000 और 62,000 करोड़। तो ये कितने की हुई है? तो आपको बता दें ये 62,000 करोड़ रुपए की हुई है डील। 62,000 करोड़ रुपए से सिंताणु तेजस और निर्माण किए जाएंगे। एलके लड़ाकू विमान होते हैं, ये एलसीए का कार्यक्रम था। शुरुआत इनकी 1984 के अंदर हुई थी तेजस की, लेकिन अब कौन बना रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल इसका निर्माण कर रही है। हल्के लड़ाकू विमान है, इसका ध्यान रखिएगा। 1984 के अंदर स्थापना शुरुआत हुई थी इनकी पहली बार। 29वां प्रश्न देखिए, हाल ही में रक्षा शिपयार्ड गार्डन रेच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने भारतीय नौसेना को कौन सा युद्ध पोत सौंप दिया है? नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी। तो देखिए हाल ही में जो रक्षा शिपयार्ड गार्डन रेच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने भारतीय नौसेना को कौन सा युद्ध पोत सौंपा है? तो आपको यह पता होना चाहिए यह हिमगिरी है, वो अभी नवीनतम सौंपा गया है। कौन सा वाला? हिमगिरी। अलग अलग लेकर के भाई, ठीक है ना। और ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट 17A के तहत इनको बनाया गया था और अब ये भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। 30वां प्रश्न, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 44वां, 40वां, 46वां, 41वां। तो देखिए इसमें कौन सा स्थान मिला? इंपोर्टेंट सवाल लगा देगा, यह प्रश्न पूछा जाएगा अगर आगामी आने वाले सभी एग्जाम के अंदर यह प्रश्न मिलने वाला है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। 41वां स्थान मिला है भारत को कंपटीशन के मामले में, अपनी अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था के मामले में या फिर विकास करने के मामले में। आप देखिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यह संस्था इस निकालती है ये रैंकिंग। स्विट्जरलैंड का पहला स्थान रहा है, 69 देश इसके अंदर शामिल हुए थे। अर्थव्यवस्था के मामले में कंपटीशन होता है और उसमें यह देखा जाता है कि कौन सा देश प्रतिस्पर्धात्मक में रैंकिंग में कौन सा देश किसे बेहतर है। तो भारत की रैंक इसके अंदर 41वीं आई है 69 देश के अंदर से। 31वां प्रश्न, हाल ही में IBM ने सौर तूफानों की भविष्यवाणी की क्रांति लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल सूर्य का अनावरण किसके साथ किया? डीआरडीओ, इसरो, जाक्सा, नासा। तो देखिए ये भी जो भी हुआ ना, IBM ने सौर तूफानों की जो भविष्यवाणी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो कि सूर्य का
अनावरण किया है और ये नासा के साथ मिलकर किया। जाक्सा जापान की है, इसरो भारत की है, डीआरडीओ भारत की है। अंतरिक्ष मौसम का पूर्व अनुमान लगाने के लिए नासा द्वारा अभी एआई मॉडल को अपनाया गया, जो कि सूर्य एक नया मॉडल अपनाया गया जिसे अंतरिक्ष के अंदर मौसम की पहले से जानकारी प्राप्त की जा सके। 32वां प्रश्न देखिए, भारत का पहला इंपोर्टेंट है भाई फिनटेक हब। फिनटेक हब आई जीटेक जिपटेक कहां पर बनेगा? मणिपुर, गोवा, पंजाब, ओडिशा। पहला है हब, ध्यान रखना, फिनटेक हब पहला कहां पर बनने जा रहा है, तो ये कौन सा राज्य होगा? ध्यान रख लीजिएगा, ये अपने ओडिशा के अंदर बनेगा, जो कि फिनटेक हब फर्स्ट जो कि ओडिशा के अंदर बनेगा, भारत का पहला है, इसलिए इंपोर्टेंट है। 33वां प्रश्न देखिए, भारत के पहले इंपोर्टेंट शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली का ट्रायल कहां पर किया गया? चंडीगढ़, मिजोरम, वाराणसी, जयपुर। तो कहां पर किया गया? तो भारत का पहला है, इसलिए इंपोर्टेंट है, और यह किया गया वाराणसी के अंदर, ठीक है ना। भारत का पहला शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली का ट्रायल वाराणसी के अंदर, उत्तर प्रदेश वाराणसी के अंदर यात्रा आसान और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए यह शुरुआत की गई है रोपवे परिवहन प्रणाली का ट्रायल, जो कि पहला शहर है आज तक का, वाराणसी उत्तर प्रदेश। 34वां प्रश्न, हाल ही में मारबत उत्सव, ध्यान रखिएगा, मारबत उत्सव अक्सर प्रश्न आ जाते हैं, राज्य का किस शहर में आयोजित हुआ? किस राज्य के किस शहर में आयोजित हुआ? राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र। मारबत उत्सव किस राज्य का है? तो आपको ये ध्यान रखना है, मारबत उत्सव महाराष्ट्र का हुआ है भाई, महाराष्ट्र का, ठीक है ना। मारबत उत्सव पहली बार पुतलों की परेड की गई, बुराई और समाज के समस्याओं का प्रतीक माना जाता है कौन? मारबत उत्सव। ये कहां पर मनाया गया? महाराष्ट्र के अंदर। पुतलों की परेड भी यहां पर इसी के अंदर निकाली गई थी। 35वां प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में कौन सा देश शामिल हुआ है? चीन, भूटान, जापान, नेपाल। देखिए, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो यह आपको पता होना चाहिए, नेपाल इसके अंदर शामिल हुआ है। और मैं आपको बता दूं, बड़ी बिल्लियों की 7 प्रजातियां हैं, जैसे बाघ है, चीता है, इस हिसाब से 7 ऐसी प्रजातियां हैं, उनका संरक्षण के लिए एक ये बनाया गया है। और इसके 2023 के अंदर भारत में ही शुरुआत होती है और वर्तमान में भारत ही इसका अध्यक्ष है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। भारत के अंदर ही मुख्यालय है और नेपाल इसके अंदर अब नवीनतम सदस्य शामिल हुआ देश, ठीक है ना, इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के अंदर। 36वां प्रश्न देखिए, भारतीय सेना ने कहा पर सैन्य नागरिक अभ्यास समन्वय शक्ति 2025 का आयोजन किया है। देखिए, समन्वय शक्ति 2025 का आयोजन भारतीय सैन्य नागरिक द्वारा कहां पर किया गया? तो यह आपको पता होना चाहिए कहां पर किया गया है। तो यह किया गया है 2 राज्यों के अंदर, असम और मणिपुर के अंदर। असम और मणिपुर 2 राज्यों के अंदर इसका आयोजन किया गया है। पहली बार 2016 के अंदर हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन इस बार समन्वय शक्ति 2025 का आयोजन सैन्य नागरिक अभ्यास था, जो कि असम और मणिपुर के अंदर पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों के अंदर हुआ था। 37वां प्रश्न देखिए, हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य के तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली, यह देखिएगा, IADWS का पहला सफल परीक्षण किया है? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक। देखिए, नवीनतम एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली का शुभारंभ या फिर पहला परीक्षण किस राज्य के अंदर हुआ है? तो यह हुआ है ओडिशा के अंदर, लगभग ओडिशा, केरल, तमिलनाडु वहां पर ही हो रहा है। और डीआरडीओ जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई, लेकिन यह ध्यान रखना, जो ये रक्षा प्रणाली है वो सतह से हवा में मार करने वाली है, यानी कि जमीन से हवा में मार की जा सकती है इस वायु रक्षा प्रणाली से, जो ये भी भारत का पहला है, ठीक है ना। 38वां प्रश्न, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया? 21 अगस्त, 28 अगस्त, 27 अगस्त, 23 अगस्त। तो कब मनाया गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस? तो सबको पता होगा, क्योंकि ये 23 अगस्त को हम मनाते आ रहे हैं, 23 अगस्त को मनाते आ रहे हैं क्या? अंतरिक्ष दिवस। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो कि 2024 में तो स्टार्ट किया है, इस बार दूसरा था भाई। कितना था? दूसरा। आर्यभट्ट से गगनयान तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा का जश्न इस साल की जो अंतरिक्ष दिवस की जो थीम थी, वो थीम क्या है? आर्यभट्ट से गगनयान तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा का जश्न, ये इस साल की थीम थी। तो थीम सबको पता होनी चाहिए। 23 अगस्त को हम मनाते हैं अंतरिक्ष दिवस। 39वां प्रश्न देखिए, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम कहां पर आयोजित हुए? पहले है, इंपोर्टेंट है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम कहां पर आयोजित हुए?
चीन में, और यार इसमें गड़बड़ कर दिया मैंने ना, इसमें सिर्फ अच्छा दो ऑप्शन दे रखे हैं, दो ये वहां पर वापस गलती हुई है आपका, एक चीन दे रखा है और एक श्रीनगर दे रखा है, ये तीनों ऑप्शन गलत है। इसका सीधा डायरेक्ट आंसर आप लिख लीजिएगा श्रीनगर, श्रीनगर एकदम सही है। श्रीनगर के अंदर खेलो इंडिया इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम कहां आयोजित हुए, तो श्रीनगर के अंदर आयोजित हुए। और इसके अलावा इस गेम के अंदर मध्य प्रदेश अव्वल रहा है, 18 पदक इसने प्राप्त किए, 10 स्वर्ण, 3 रजत, 5 कांस्य। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम कहां पर आयोजित हुए, तो श्रीनगर के अंदर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर के अंदर आयोजित हुए, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इस प्रतियोगिता के अंदर फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है, मध्य प्रदेश रहा है, 18 पदक जीते, 10 स्वर्ण जीते, 3 रजत, 5 कांस्य, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ भाई, इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, वहां पर ही मिलेगी। केंद्र सरकार ने किस राज्य की पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल किया है। पंपा नदी कौन से राज्य की है, तमिलनाडु की है, केरल की है या फिर यूपी की है, तो कौन से राज्य की है, तो पंपा नदी बहती है केरल के अंदर। केरल राज्य की पंपा नदी को सरकार है वो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंदर शामिल कर दिया गया है, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। तो केरल के अंदर, केरल में पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण में शामिल कर दिया गया है। 41वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का जलालाबाद, ध्यान देखिएगा, उत्तर प्रदेश का जलालाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, शिवनगर, संतनगर, परशुरामपुरी, भगवानपुरी, तो क्या नाम कर दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश का जलालाबाद का अब नाम, नया नाम होने वाला है परशुरामपुरी, परशुरामपुरी होने वाला है उत्तर प्रदेश का जलालाबाद का नाम, इसका कोई लेना देना नहीं है। 42वां प्रश्न, ई गवर्नेंस एनसीईजी पर कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन आंध्र प्रदेश में आयोजित होना है, कौन सा क्रम का है, ई गवर्नेंस का कौन सा सम्मेलन है वो आंध्र प्रदेश के अंदर ये आयोजन होने वाला है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 22वां है, 20वां है, 21वां है या फिर 28वां है, तो ये कौन सा है, तो ये 28वां सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन, 28वां सम्मेलन है। देखिए 22 से 23 सितंबर 2025 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर यह आयोजन होना है जी, अभी इस अगले महीने के अंदर यह आयोजन होगा, ठीक है ना, सितंबर के अंदर आयोजन होने वाला है। देखिए हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना कौन सा राज्य, कर्नाटक, पंजाब, केरल या फिर तमिलनाडु, तो यह राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना को स्टार्ट किया गया। क्या है योजना के अंदर, बुजुर्गों, दिव्यांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने की, यानी कि अगर कोई बुजुर्ग है या फिर दिव्यांग है तो उसको तमिलनाडु राज्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना के तहत हम आपके घर तक पहुंचाने वाले हैं राशन को, कोई जरूरत नहीं आप वहां मत आइएगा ना। 44वां प्रश्न, भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के लिए जो थीम क्या थी, 79वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी, देश की समृद्धि सुरक्षा, नया भारत 2047 तक समृद्ध भारत, सामाजिक समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण। तो ध्यान रखना इसकी थीम थी नया भारत 2047 तक समृद्ध भारत, नया भारत 2047 तक समृद्ध भारत। 26 जनवरी को आते हैं मुख्य अतिथि, इस अभी 15 अगस्त को नहीं आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, किसी देश के चीफ गेस्ट रखते हैं ना। किस राज्य के राज्यपाल लाहा गणेशन का निधन हो गया, किस राज्य के राज्यपाल लाहा गणेशन का निधन हो गया, केरल, मिजोरम, मणिपुर या फिर नागालैंड। तो ये किस राज्य के राज्यपाल थे, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, नागालैंड के ये राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इससे पहले इन्होंने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में भी काम किया कुछ समय के लिए, ये पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो नाम ध्यान रखना, ना गणेशन जिसका नागालैंड के राज्यपाल के रूप में थे, इनकी मृत्यु हो गई। इसरो ने किस राज्य में पासंग वांगचुक सोना अंतरिक्ष प्रयोगशाला खोली है, नाम ध्यान रखना, पासंग वांगचुक सोना अंतरिक्ष प्रयोगशाला खोली है, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। तो ये हो गई अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसरो ने पासंग वांगचुक सोना अंतरिक्ष प्रयोगशाला खोली है, कहां पर,
अरुणाचल। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो एनडीए के उम्मीदवार कौन होंगे? गणेश कुमार, राजेश टंडन, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, सीपी राधाकृष्णन। तो कौन होने वाले? तो ये ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता दूं, ये सीपी राधाकृष्णन होने वाले हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल है। और उसके अलावा ये देखिए महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में, अब इनको बनाया गया है एनडीए का बनाया गया, ठीक है ना। लेकिन एक कांग्रेस की ओर से इनको बनाया गया है, ठीक है ना, कांग्रेस की ओर से इनको बनाया गया, कांग्रेस की ओर से इनको बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस की ओर के। लेकिन एनडीए की ओर से ये सही है, इस प्रश्न का सीपी राधाकृष्णन है जो कि एनडीए की ओर से, वो एनडीए की ओर से पूछ रहा है। लेकिन कांग्रेस का पूछे, कांग्रेस गठबंधन से पूछे, या फिर जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जो कि पूर्व न्यायमूर्ति है, पूर्व न्यायाधीश है ना। भारत का पहला शहर रेलवे पटरियों के बीच हटाने योग्य सौर पैनल कहां लगेगा? यानी कि ऊपर रेल चलेगी, रेल की पटरी के बीच में क्या लगने वाली है? सोलर की प्लेटें लगने वाली है। और ये कौन सा शहर होने वाला है? तो केरल, गोवा, पंजाब या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सा शहर होने वाला है? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। अब वहां पर रेल की पटरियों के बीच में सोलर प्लेटें लगेगी, लाइट बनेगी, और क्या होने वाला है? ऊपर ट्रेन चलने वाली है भाई। खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बुरसिन जमा, राजेश टंडन, डॉक्टर एडमोला एडनले और अजय सिंह। तो यह पुरस्कार किसे दिया गया है? पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर एडमोला एडनले को यह पुरस्कार खाद्य शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया। एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था इस साल, नाइजीरिया वैज्ञानिक को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? ये वैज्ञानिक कहां का है? नाइजीरिया के। किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया, देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया। डॉक्टर एडमोला एडेनले ने यह पुरस्कार, स्वामीनाथन पुरस्कार पहला दिया, जो कि किस देश के थे? नाइजीरिया के थे। 50वां प्रश्न, किस देश के 38वें बोगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले भारत को सम्मानित अतिथि देश के रूप में नामित किया है? 38वां बोगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है और उसके अंदर सम्मानित अतिथि के रूप में भारत का चयन हुआ है। और यह कहां पर हो रहा है? क्या चीन में हो रहा है, कोलंबिया, जापान, फ्रांस? तो ये कोलंबिया शहर के बोगोटा शहर में हो रही है और कोलंबिया देश ने सम्मानित अतिथि के रूप में भारत को इनवाइट किया है ना। 51वां प्रश्न देखिए, किस राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाजअख जो कि ड्रोन रोधी प्रणाली को शुरू किया है? बाजअख प्रणाली, ध्यान रखना, बाजअख है जो कि ड्रोन से अब इस तस्करी को रोका जाएगा। राजस्थान है, केरल है, या फिर तमिलनाडु है, या फिर पंजाब है? तो आपको पता होगा सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर ये ऐसी घटनाएं मिलती हैं और राजस्थान के अंदर भी बॉर्डर के नजदीक नजदीक मिल रही है। लेकिन पंजाब के अंदर ये मादक पदार्थों को रोकने के लिए या फिर उन तस्करी को रोकने के लिए बाजअख ड्रोन रोधी प्रणाली को वहां पर सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 52वां प्रश्न, किस सरकार ने नारी अदालत का शुभारंभ किया है? किस सरकार ने नारी अदालत का शुभारंभ किया है? ये कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा है, गोवा है, सिक्किम है, या फिर मणिपुर है? तो ये राज्य है, कौन सा राज्य है आपके? सिक्किम। प्रेम सिंह तमांग है ना। सिक्किम राज्य ने नारी अदालत की शुरुआत की है प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के ऊपर। यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, 53वां प्रश्न देखिए, भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोबैंक प्रयोगशाला कहां स्थापित किया गया? राजस्थान, यूपी, गोवा या फिर हैदराबाद? तो देखिए पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला ये है ना हैदराबाद के अंदर स्थापित की गई। कहां पर? हैदराबाद। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा हैदराबाद के अंदर इस पशु स्टेम सेल बायोबैंक प्रयोगशाला स्थापित की गई। 54वां प्रश्न, किस राज्य में गरुड़ दस्ते, इंपोर्टेंट है भाई, गरुड़ दस्ते लॉन्च किया गया है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र? कौन सा वो राज्य है जहां पर गरुड़ दस्ती को लॉन्च किया गया है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर गरुड़ दस्ती को लॉन्च किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए गरुड़ दस्ते जो कि महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया। सोशल मीडिया के ऊपर धोखाधड़ी बहुत हो रही है ना, उसको रोकने के लिए। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश की किताब है? एहसन सीकरी,
राजेश टंडन, पीएन भगवती, डीवाई चंद्रचूड़। तो ये किस मुख्य न्यायाधीश की बुक है भाई, जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, विमोचन किया गया, लॉन्च किया गया, विमोचन किया गया। तो ये डीवाई चंद्रचूड़ की ये पुस्तक है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, जो कि डीवाई चंद्रचूड़ की यह जस्टिस पूर्व मुख्य न्यायाधीश है भाई, है ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को यह पुस्तक। 56 नंबर, विश्व हाथी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 अगस्त 2025, 18 अगस्त 2025, 16 अगस्त 2025 या फिर 12 अगस्त 2025। ध्यान रखना 12 अगस्त 2025 को हाथी दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा इस साल राजस्थान के अंदर हाथी फैशन शो किस शहर के अंदर या फिर कौन सा वो स्थान था जहां पर फैशन शो हुआ था हाथियों का? 57% देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 17 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त या फिर 12 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस देखिए, हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोनों एक ही तारीख को है, 12 अगस्त। 58वां प्रश्न देखिए, किस हवाई अड्डे को इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 दिया गया? कौन सा वो हवाई अड्डा है जिसे इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 दिया गया? चेन्नई है, जयपुर है, मणिपुर है या फिर असम है? तो असम का वो एयरपोर्ट है गोपीनाथ बोरदोलाई, है ना, गोपीनाथ बोरदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह अवार्ड दिया गया है। 59वां प्रश्न देखिए, भारत में पहले इंपोर्टेंट है, कृत्रिम वर्षा कहां पर कराई गई है? इंपोर्टेंट है भाई, कृत्रिम वर्षा पहली बार हुई है रायपुर के अंदर हुई है, सॉरी पंजाब के अंदर हुई है या फिर जयपुर के अंदर हुई है या फिर रांची के अंदर हुई है? तो बताइएगा, ये इस प्रश्न का सही आंसर है जयपुर के अंदर। आपको पता होगा कृत्रिम वर्षा कराई गई और वो भी रामगढ़ बांध के ऊपर, ठीक है, रामगढ़ बांध जयपुर के अंदर कृत्रिम वर्षा के, जिसको क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। तो ये वर्षा करवाई गई, क्लाउड सीडिंग कहां कराई गई? जयपुर रामगढ़ के अंदर कराई गई और ये पहली बार हुआ है भारत के अंदर, लेकिन सफलता नहीं मिली, यहां पर बरसात नहीं करा सके। तो भाई कारण बताया कि भाई ड्रोन ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच उड़ाया गया, लेकिन बादल की हाइट ज्यादा थी, इस कारण बारिश हो ही नहीं पाई। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और माजेद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि बलूचिस्तान लगातार अलग होने की मांग भी कर रहा है ये पाकिस्तान से। फ्रांस, रूस, पाकिस्तान या फिर यूएसए? तो वही पाकिस्तान तो वैसे भी इसको आतंकवादी कह रहा है, लेकिन अब यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इसको आतंकवादी घोषित कर दिया है। यूएसए ना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और माजेद ब्रिगेड दोनों को आतंकवादी घोषित कर दिया। 61वां प्रश्न देखिए, रोहित कृष्णा भारत के कौन से शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने? रोहित कृष्णा 87वें, 88वें, 90वें, 89वें? तो ये कौन से क्रम के बने हैं? तो ध्यान रखना, रोहित कृष्णा जो कि भारत के अब 89वें क्रम के क्या बन गए हैं? शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए और ये चेन्नई के हैं। ध्यान रखना, ये चेन्नई के कौन? रोहित कृष्णा चेन्नई के हैं, लेकिन 88वीं अब कुछ दिन पहले ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख बन चुकी थी। 88वीं दिव्या देशमुख है और 89वें रोहित कृष्णा है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। यह प्रश्न भाई पीछे वाला ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, हर परीक्षा का फेवरेट प्रश्न है, पूछा ही जाता है। 62वां, हाल ही में किस राज्य में फेसलेस जीएसटी पायलट परियोजना, फेसलेस जीएसटी पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? गोवा बना या फिर गुजरात बना, महाराष्ट्र बना या फिर केरल बना? तो वही सब चीज में यही आगे है, केरल ही वो आगे है और केरल के अंदर ही फेसलेस जीएसटी पायलट परियोजना को लागू कर दिया गया। 63वां प्रश्न देखिए, किस राज्य ने बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़ खेल पर से प्रतिबंध हटा दिया? भाई साहब देखिए, बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़, बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़ खेल से प्रतिबंध हटा दिया गया। केरल, तमिलनाडु, मणिपुर या फिर पंजाब? तो भाई वो राज्य है पंजाब। पंजाब से अब बैलगाड़ी दौड़ कराइएगा या कबूतर दौड़ कराइएगा, इस पर अब प्रतिबंध, 28 साल पुराना प्रतिबंध लगाया हुआ था, वो अब हटा दिया गया। जिस तरीके से बैल दौड़ होती है ना, उसी प्रकार से यहां पर भी अब हटाइए। कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर तो हो ही रहा है। 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 2027 वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन करने वाला है? चीन है, रूस करेगा, फ्रांस करेगा, माल्टा करेगा? तो आप ध्यान रखिएगा, ये माल्टा देश करने वाला है। कौन सा देश? माल्टा देश करने वाला है। माल्टा देश 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करने वाला है। 65वां क्वेश्चन देखिए, क्रेसेट निनको ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? क्रेसेनिनी
को, ये ज्वालामुखी अभी हाल ही में फटा है, तो ये किस देश के अंदर है? तो ध्यान रखना ये कामचटका प्रायद्वीप के ऊपर है, कामचटका प्रायद्वीप के ऊपर है। चीन, जापान, इटली, रूस, तो ये इंपोर्टेंट है। ये अभी फटा है तो ध्यान रखना रूस देश के अंदर है, चर्चा का विषय बना हुआ था, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। 64वां प्रश्न देखिए, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, इंपोर्टेंट है, कई बार चर्चा में भी आए थे, निधन हो गया है। और ये किस राज्य के थे? किस राज्य के पूर्व राज्यपाल, किस राज्य के रहे थे? हरियाणा, पंजाब, गोवा और एक है जम्मू कश्मीर। तो सत्यपाल मलिक आप सबको पता होगा, जम्मू कश्मीर के ये राज्यपाल रहे थे, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। 67वां प्रश्न, भारत का पहला, इंपोर्टेंट है भाई, राज्य किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला बन गया है। अब सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को और किसके अंदर? पैनल में शामिल कर दिया इनको। तो ये कौन सा राज्य बन गया? मणिपुर है, गोवा है, नागालैंड है या पंजाब है? पंजाब भारत का ऐसा राज्य है जिसने सांकेतिक भाषा को भी शामिल कर दिया गया। 68वां प्रश्न देखिए, देश के किस राज्य में निकल, तांबा, प्लेटिनम समूह तत्व भंडार की खोज की गई है? नवीनतम है, इंपोर्टेंट है, प्रश्न आने वाला है। देश के किस राज्य में निकल, तांबा, प्लेटिनम समूह की खोज की गई? राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। तो आपको पता होगा इन चीजों में आगे है सबसे छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। हालांकि राजस्थान के अंदर तांबा मिलता है, लेकिन इन तीनों के समूह की जो बात करें तो छत्तीसगढ़ का स्थान पड़ता है। छत्तीसगढ़ का भालूकोना जमनी डी ब्लॉक में, ध्यान रखना ये वाला इंपोर्टेंट लगा देना इस प्रश्न के ऊपर। भालूकोना जमनी डी ब्लॉक के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य के निकल, तांबा, प्लेटिनम समूह की खोज की गई है, तत्व भंडार मिले हैं भालूकोना जमनी 2, ठीक है ना, जमनी डी ब्लॉक के अंदर। ये कहां पर है? तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। 69वां प्रश्न देखिए, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तीसरी बार अध्यक्ष, ये तो भाई हो गया था ना, ये तो हो गया था भाई, अजय सिंह जी बने ना। हाल ही में ईगा रोगिनियन किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? ईगा रोगिनियन किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो चीन, लिथुआनिया, ईरान या फिर मालदा। तो ये बाल्टिक देश है जिसका नाम है लिथुआनिया। लिथुआनिया की ये पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई, पहली वाली कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। राजधानी कौन सी है लिथुआनिया की? विनियर्स, विनियर्स लिथुआनिया की राजधानी। एक बाल्टिक देश है भैया ना। अब मुझे आप बता दीजिएगा बाल्टिक देश में कौन कौन से देश आते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा। फिडे विश्व कप 2025 किस राज्य में आयोजित होगा? फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के अंदर किस राज्य के अंदर होने वाला है? राजस्थान, पंजाब, गोवा, केरल। तो कहां पर होने वाला है? ये गोवा के अंदर होने वाला है भाई, गोवा के अंदर होने वाला है अक्टूबर नवंबर 2025 के अंदर। भारत में ये दूसरी बार आयोजन होने वाला है। इससे पहले भारत में 2002 के अंदर हो चुका था, इससे पहले भारत में 2002 में इसका आयोजन हो चुका था। तो ये दूसरी बार है, तो दूसरी बार आप ध्यान रखिएगा, गोवा के अंदर हो रहा है, अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, भारत में दूसरी बार है। देखिए 72वां प्रश्न, जैव विविधता सूचकांक लॉन्च किस शहर में किया है? वो भारत का कौन सा शहर है जिसने सबसे पहले जैव विविधता सूचकांक लॉन्च किया? मुंबई, चेन्नई, जयपुर, कोची। वो कौन सा शहर है जिसने जैव विविधता को लॉन्च किया है? तो भारत का वो चेन्नई शहर है जिसने जैव विविधता को लॉन्च किया है। 73वां प्रश्न देखिए, किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में भारत शामिल हुआ है? देखिए ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में हुआ है, नया है। देखिए नाम भी सुना, अनजाना नाम लग रहा है, ठीक है ना। बाकी आपके कई नाम सुने हुए होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि नया होता है, वही पूछा जाता है। भारत मिस्र के मध्य, लिथुआनिया के मध्य, ईरान के मध्य या फिर मालदा के मध्य। तो ये कौन सा देश के मध्य हुआ है? तो ये ध्यान रखना, भारत और मिस्र के बीच में ब्राइट स्टार हुआ है। 1980 में इसकी शुरुआत होती है, पहली बार द्विवार्षिक है, 2 वर्ष में एक बार होता है। 43 देश भाग में ले रहे हैं। उसके अलावा भारत मिस्र के साथ में साइक्लोन एक्सरसाइज जो कि इस साल हुई थी शुरुआत में, राजस्थान के अंदर बीकानेर महाजन फील्ड फाइटिंग के अंदर एक्सरसाइज हुई थी, साइक्लोन एक्सरसाइज, जो कि भारत और मिस्र के मध्य हुई थी। 74वां प्रश्न देखिए, हाल ही में स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध किस देश ने लगा दिया है? किस देश ने अपने वहां पर मोबाइल फोन को अब कक्षा के अंदर नहीं ले जा सकते? तो यूएई है, दक्षिण कोरिया है या फिर जापान है या फिर कौन सा देश है? तो ये दक्षिण कोरिया देश है जिसने अब ये रोक लगा दिया है कि अब 16 वर्ष से कम उम्र वाला, एक ऑस्ट्रेलिया ने भी रोक लगा दिया था, लेकिन दक्षिण कोरिया ने भी कह दिया है कि अगर अब कक्षाओं के अंदर मोबाइल लेके कोई भी छात्र नहीं आ सकते, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 75वां प्रश्न देखिए,
हाल ही में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो फिर आपको क्या नहीं मिलने वाला है? आपको फ्यूल भी उपलब्ध नहीं होने वाला है। कौन सा राज्य है? मणिपुर है, केरल है, गोवा है या फिर यूपी है? तो वो कौन सा राज्य है? तो आप बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? क्या होने वाला है भाई इस क्वेश्चन का आंसर? कौन सा वो राज्य है जिसके अंदर नो हेलमेट नो फ्यूल? तो वो राज्य है कौन सा? यूपी। उत्तर प्रदेश राज्य ने अब कह दिया है कि नो हेलमेट नो फ्यूल। क्षेत्रमा ओणम उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु, केरल, मिजोरम, मणिपुर। तो यह आपको पता होना चाहिए, केरल राज्य के अंदर ओणम का त्योहार मनाया जाता है हर साल की तरह, अब भी इस साल भी मनाया गया है। 77वां प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त, 29 अगस्त, 28 अगस्त, 27 अगस्त। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की उपलक्ष्य में, जन्म के उपलक्ष्य में या जन्म जयंती पर मेजर ध्यानचंद के नाम से ध्यान रखना 29 अगस्त को या फिर इनकी जयंती पर 29 अगस्त को यह मनाया जाता है। इस साल थीम क्या थी? 1 घंटा खेल के मैदान में। इंपॉर्टेंट है इस साल खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 29 अगस्त को मनाते हैं। इस साल की जो थीम है 1 घंटा खेल के मैदान में, और 1995 से हमने इसको पहली बार स्टार्ट किया था 29 अगस्त। इंपॉर्टेंट है 1 घंटा खेल के मैदान में, 1 घंटा खेल के मैदान में। ये तो अपने ये हो गए यहां पर प्रश्न क्लियर, पूरे टोटल प्रश्न 77 प्रश्न हुए और यहां तक पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। अगस्त महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। जितने भी फैक्ट बन सकते हैं फैक्ट भी पढ़े हैं। और इसके अलावा अब देखिए, अब ये क्लास तो आ चुकी है अगस्त की आगे। अब मैं एक क्लास और आने वाली है जनवरी से लगातार अगस्त तक। जनवरी से अगस्त के बीच के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को एक साथ में लेके आएंगे। और वो क्लास अभी जो एग्जाम है अभी 4th ग्रेड का है, 2nd ग्रेड का है, तो उन एग्जाम के लिए वो रामबाण साबित होने वाली। उसके अलावा भी अगर किसी एग्जाम की अभी कोई नया एग्जाम है किसी का लेटेस्ट, तो वो क्लास जरूर देखिएगा आप। और इस क्लास को भी आप जितना हो सके जहां पर इन क्लास की जरूरत है जरूरतमंदों तक आप पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी इस चैनल के ऊपर क्लास अपलोड होगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास होगा। तो लगातार अपनी तैयारी को जारी रखेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसा ही लेक्चर के अंदर। और लगातार हमारी क्लासें अपलोड हो रही हैं, चाहे पॉलिटी हो, चाहे राजस्थान करंट अफेयर से हो, चाहे इंडियन करंट अफेयर से हो, तो आप इनका भरपूर फायदा उठाते रहिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसा ही सहयोग और प्यार बनाए रखिएगा।